नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन में एक बार फिर से आपके मन पसंदीदा प्लेटफॉर्म पे। आज जो हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बहुत मजा आएगा, ये मेरी गारंटी है आज के टॉपिक में। क्योंकि आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और फेवरेट भी है। आज हम जिस चीज की बात करेंगे वो है सिविल सर्विसेज और उसकी डेप्यूटेशंस को लेके, उसके कैडर पॉलिसी को लेके। तो आज का जो टॉपिक है ये आप मिस मत कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आप में से जितने लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जरूरी है जानना कि कैडर पॉलिसी क्या होता है। क्योंकि देखिए, सबसे पहला चैलेंज किसी भी एस्पिरेंट के पास ये होता है कि टू क्रैक द एग्जाम। ये सबसे पहला चैलेंज होता है, ये पहला स्टेप है। जैसे ही आपने एग्जाम क्रैक कर लिया, यू गेट अ रैंक। उसके बाद नेक्स्ट फिर आपका आता है कैडर, कि आपको कैडर क्या मिला है। वो आपके फॉर्म वगैरह पे पूरे पे मेंस की परीक्षा लिखते वक्त ही जैसे प्रेफरेंसेस होते हैं ना, उस तरीके से आपको प्रेफर करके अपना कैडर चुनना होता है। और वो कैडर कई बार आपको अपने चॉइस का भी मिल जाता है, कई बार नहीं भी मिल पाता है। तो उसकी पॉलिसी क्या है, क्योंकि ये पॉलिसी बार बार रिवाइज की गई है, बहुत बार रिवाइज हुई है। और साथ ही साथ ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज, इनमें फर्क क्या है, इन सबको जानेंगे बिल्कुल बढ़िया से। तो सुनिए एकदम, बिल्कुल लास्ट तक सुनिए। और कंट्रोवर्सी क्यों कहा मैंने, कंट्रोवर्सी इसलिए कहा क्योंकि अभी हाल फिलहाल एक सेंटर स्टेट टसल चालू हो गया है। एंड द टसल इज बिटवीन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंटर स्टेट रिलेशन से भी एक ये मुद्दा उठ के यहाँ पे आता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सेशन को लाइक जरूर कीजिए, आप लोगों से बिल्कुल अनुरोध है। साथ ही साथ आपके जो पॉजिटिव कमेंट्स है ये हमारे लिए ऊर्जा है, हमारी एनर्जी का सोर्स है। तो प्लीज पॉजिटिव कमेंट्स करें, क्या आपको अच्छा लग रहा है जरूर बताएं, और जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं उनका जवाब देते चलें अच्छे से। चलिए, तो मैं आपको न्यूज के दिखा देता हूं जो सेंटर स्टेट टसल है बेसिकली। सो ये आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, सेंटर स्टेट टसल, नो बंगाल गवर्नमेंट नॉड टू हिज दिल्ली ट्रांसफर, अलप्पन टू स्टे बैक। तो अलप्पन बंदोपाध्याय ये आ गए हैं सुर्खियों में, ये आ गए हैं कंट्रोवर्सी में। क्या हुई है समझते हैं एक बार, फटाफट जो है ना पूरा ब्रीफ ले लेते हैं। 25 मई 2021 को क्या हुआ कि वेस्ट बंगाल की सरकार ने एक ऑर्डर जारी किया कि भाई साहब, आप जो है हमारे जो चीफ सेक्रेटरी हैं अलप्पन बंदोपाध्याय जी, इनकी जो सर्विस है ये 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दीजिए। ये इशू किसको किया, ऑब्वियसली बात है सेंट्रल गवर्नमेंट को करेगी। 28 मई को इसका रिस्पॉन्स आया कहां से, डीओपीटी से, यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। तो इसमें क्या है कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यही रिस्पॉन्सिबल होता है सभी चीजों के लिए कि कैसे कैसे ट्रेनिंग आपको देनी है। तो 28 मई को डीओपीटी से रिस्पॉन्स आया, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को लिखा दैट द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द प्लेसमेंट ऑफ द सर्विसेज ऑफ बंदोपाध्याय विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। वेस्ट बंगाल की सरकार कह रही थी कि इनका एक्सटेंशन आप प्लीज कीजिए 3 महीने के लिए हमारे साथ, वेस्ट बंगाल यानी स्टेट गवर्नमेंट के लिए। लेकिन डीओपीटी ने 28 मई को बोला कि इनका जो अप्रूवल कर दिया गया है, जो भी अप्रूव हुआ है इनकी सर्विसेज का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कर दिया गया है। अब ये वेस्ट बंगाल में काम नहीं करेंगे और इमीडिएट इफेक्ट के साथ इनको यहाँ पर आना है। साथ ही साथ स्टेट को भी बोला गया कि आप जो है इस ऑफिसर को रिलीव करें विद इमीडिएट इफेक्ट। यहाँ तक क्लियर है। तो ये जो घोषणा थी ये जारी कर दी गई डीओपीटी से। अब इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि अभी हाल फिलहाल में इनको रिजाइन करा दिया गया। किसने रिजाइन कराया, तो वेस्ट बंगाल के सीएम ने इन्हें रिजाइन करा दिया। और रिजाइन करा के अगले 3 साल के लिए अपना क्या बना लिया, चीफ एडवाइजर, मुख्य सलाहकार। आप समझ रहे हैं, 3 महीने का एक्सटेंशन मांगा था, 3 साल का ले लिया। कैन यू इमेजिन। तो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में ये एक बहुत बड़ी दरार दिखाई दे रही है कि किस तरीके से धीरे धीरे जो स्टेट्स सेंटर से अलग हो रहे हैं और जो बिल्कुल एक अलग टोन में बात कर रहे हैं। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है डेमोक्रेसी के लिए खासकर। अब होता क्या है, ये सब रूल वगैरह क्या कहता है, तो चलिए कुछ रूल पढ़ लेते हैं। तो रूल 61 ऑफ डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट, दैट इज डीसीआरबी, ये कहता है कि मेंबर ऑफ द सर्विस डीलिंग विद बजट वर्क, एक ऐसा मेंबर, एक ऐसा सदस्य जिसकी जो सेवाएं हैं या तो बजट वर्क से डील कर रही हैं या फिर वो वर्किंग एज अ फुल टाइम मेंबर ऑफ अ कमिटी, में गिवन एन एक्सटेंशन ऑफ सर्विस फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 3 months। तो इनको 3 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है जो इस तरीके का काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आप किसी स्टेट के चीफ सेक्रेटरी हैं तो फिर तो आपको 6 महीने तक का एक्सटेंशन मिल सकता है। अब
वो भी पब्लिक इंटरेस्ट में विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो सर्विसेज आती हैं पहले उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास होती है सेंट्रल सर्विसेज, उसके बाद आपके पास आती हैं ऑल इंडिया सर्विसेज, उसके बाद आपके पास आती हैं स्टेट सर्विसेज। स्टेट सर्विसेज के लिए स्टेट सर्विस जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपना एग्जाम लेती है। मान लीजिए आपने बिहार का एग्जाम दिया, दैट इज कॉल्ड एज बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन लेती है उसको। अब आप उसमें सेलेक्ट हो गए, आप डीवाईएसपी बने या वहां पे एसडीएम वगैरह जो भी आप बने, पीसीएस की परीक्षा हालांकि जिसे कहा जाता है, तो आप अब उम्र भर जो है बिहार गवर्नमेंट के साथ ही काम करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट में ही आप काम करेंगे, वहीं रहेंगे, उन्हीं के साथ आप काम करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज स्टेट सर्विसेज। अब होता क्या है कि जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा होती है उसमें रफली 26 मान लेते हैं, 26 के आसपास जो है सर्विसेज होती हैं, जिसमें से सिर्फ 2 सर्विसेज यानी कि आईएएस एंड आईपीएस ये ऑल इंडिया सर्विसेज होती है। बाकी की जो 24 सर्विसेज होती हैं ये सेंट्रल सर्विसेज होती हैं। अब क्योंकि स्टेट सर्विसेज है तो वो तो अपने होम स्टेट में ही रहेगा, मतलब उसी स्टेट में रहेगा जिसने जहाँ की उसने वो निकाली है, जिस स्टेट गवर्नमेंट की उसने निकाली है, उसको सारा कुछ फैसिलिटी वगैरह सब कुछ जो है स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। तो इस पे कैडर का कोई भी सवाल ही नहीं खड़ा होता कि यहाँ पे कोई कैडर लगेगा। कैडर किसके लिए लगेगा? कैडर मतलब होता है जैसे आपने चुनाव किया, आपको ये स्टेट चाहिए, ये स्टेट चाहिए, ये स्टेट चाहिए, अपना होम स्टेट चाहिए, कुछ और स्टेट चाहिए, तो दैट इज वो जो चुनना होता है तो वो तो आप इसी केस में कर सकते हो जब आप ऑल इंडिया सर्विसेज में हो। इवन सेंट्रल सर्विसेज में भी कैडर की कोई भी फैसिलिटी नहीं होती, सिर्फ ऑल इंडिया सर्विसेज में होती है जिसमें आईएएस और आईपीएस है। और साथ ही साथ एक अलग से पेपर होता है आईएफओएस यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इसका पेपर अलग होता है। इसका यूपीएससी की जो सिविल परीक्षा होती है, प्रीलिम्स पीटी मेंस जिसे कहते हैं, उसमें इसको काउंट नहीं करता। हालांकि इनका पीटी सेम होता है, प्रीलिम्स इनके लिए भी सेम होता है, मेंस की परीक्षा इनकी अलग होती है। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, अब आप बोलेंगे नहीं इंडियन फॉरेन सर्विस भी है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस भी है, दीज आर ऑल सेंट्रल सर्विसेज, दीज आर नॉट ऑल इंडिया सर्विसेज, ये आपको ध्यान रखना है। इंडियन फॉरेन सर्विस हो चाहे या फिर इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज हो, दीज आर सेंट्रल सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज नहीं है। तो होता क्या है कि जिसमें कैडर है, तो ये ऑल इंडिया सर्विसेज में क्या होता है कि इसमें आपको ट्रेनिंग सेंटर देती है, आपको हर चीज जो है सेंटर देती है, और फिर वो आपको एक स्टेट में भेज देती है। मान लीजिए कि मुझे भेज दिया गया पंजाब में, अब पंजाब में मेरी पोस्टिंग आई, तो सब कुछ ट्रेनिंग वगैरह तो मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है। तो पंजाब के पास जो इमीडिएट जो कंट्रोल होगा ना वो मेरे ऊपर, वो पंजाब का होगा, तत्कालिक नियंत्रण। लेकिन जो लॉन्ग कंट्रोल होगा, लॉन्ग टर्म कंट्रोल होगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए यहां पर बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है। अगर यही हमारे अलप्पन बंदोपाध्याय जी अगर यही पे स्टेट गवर्नमेंट के ही होते तो फिर वेस्ट गवर्नमेंट की जो सीएम है उनको कोई एक्सटेंशन मांगने की जरूरत ही नहीं थी, वो तो अपने ही डिपार्टमेंट में से कर देती। लेकिन क्योंकि वो ऑल इंडिया सर्विसेज से थे, इसलिए सेंट्रल का जो अप्रूवमेंट होता है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अप्रूवल होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यहाँ पे आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। रूल 61 क्या कहता है बेसिकली कि 3 महीने का एक्सटेंशन दे सकते हैं, चीफ सेक्रेटरी है तो 6 महीने का एक्सटेंशन दे सकते हैं, बशर्ते दैट मेंबर ऑफ द सर्विस डीलिंग विद द बजट वर्क और वर्किंग एज अ फुल टाइम मेंबर ऑफ द कमिटी। ये बात कही गई है रूल 61 में। अब जनरली क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल रूप में कि सेंटर हमेशा, अब सेंटर कैसे चुनाव करता है कि इनको अलप्पन बंदोपाध्याय को उन्होंने वेस्ट बंगाल में ही क्यों भेजा, तो बेसिकली सेंटर क्या करता है, सेंटर हमेशा ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स की एक ऑफर लिस्ट मांगता है डीओपीटी से, विलिंग टू गो ऑन सेंट, जो कि और वो भी ऐसे ऑफिसर्स जो कि सेंट्रल डेपुटेशन पे जाना चाहते हैं। और उस लिस्ट में से फिर जो है ऑफिसर्स को सेलेक्ट किया जाता है, फिर उन्हें बुलाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के मतलब उसमें काम करने के लिए, मिनिस्ट्रीज वगैरह इन सब में। तो ये होता है जनरल प्रथा कि ऑफर लिस्ट के जरिए उनको बुलाया जाता है। अब पता नहीं डीओपीटी को क्या सूझा, क्या उनको ऑफर लिस्ट मिली कि बंदोपाध्याय को उन्होंने बुलाने की बात कही। अब रूल 61 पे बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी एक अपना इतिहास रहा है। रूल 6 क्लॉज 1 ऑफ आईएएस कैडर, इसमें बोला गया है कि एन ऑफिसर मे विद द कंकरेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बी डेप्यूटेटेड फॉर द सर्विस अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। तो दोनों के ही सहमति से होता है, स्टेट गवर्नमेंट की सब में सहमति से भी डेप्यूट किए जाते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की सहमति से भी डेप्यूट किए जाते हैं। हालांकि क्योंकि ऑल इंडिया सर्विसेज है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो थोड़ा सा पावर है, कंट्रोल है, नियंत्रण है, वो थोड़ा ज्यादा होता है स्टेट्स के कंपैरिजन में।
तो ये रूल 6.1 की बात की गई। अब इस रूल 6.1 पे पिटीशन फाइल की गई। एक वकील थे जिनका नाम था अबू सोहेल, उन्होंने पिटीशन फाइल की, PIL लगाया और उन्होंने बोला कि इसको, इस रूल को बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि इस रूल के जरिए सेंटर के पास बहुत ही ज़्यादा पावर आ जाती है और वो कभी भी किसी भी ऑफिसर को तबादला इधर से उधर कर देते हैं। मतलब अगर वो ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत ही मतलब काम का आ सकता है तो भी वो यूज़ किया जाता है, और काम का नहीं आ सकता तो भी वो यूज़ किया जाता है। अब इससे जुड़ी कुछ घटनाएं भी हुई हैं भारत के इतिहास में, आज़ादी के बाद से इससे जुड़ी हुई कुछ घटनाएं भी हुई हैं। क्योंकि हम बात कर रहे हैं आज सिविल सर्विसेज की, तो आपके लिए आज का पहला सवाल कि हु इज नॉन एज द पेट्रन सेंट फॉर द IAS। पेट्रन सेंट फॉर द IAS किसे कहा जाता है, जरूर बताइएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। तो कुछ इतिहास को देख लेते हैं कि अभी तक ऐसा टसल, क्या पहली बार ये टसल हुआ है? नहीं, पहली बार नहीं हुआ है। तमिलनाडु 2001, तो तमिलनाडु की गवर्नमेंट बनी थी उस वक्त जयललिता की, और उन्होंने जैसी शपथ ली थी तो शपथ लेने के बाद उन्होंने करुणानिधि, जो उस वक्त उनके ओपोनेंट थे, उनके घर पे रेड करवा दी थी। CID और CBI वगैरह इन सब की, CID और CB वगैरह इन सब की जो है, नॉट CBI, CB वगैरह इन सब की जो है रेड करवा दी थी। अब उसमें क्या हुआ था, रेड करवाने के बाद जो मंत्री पकड़े गए उनमें से कुछ ऐसे मंत्री भी थे जो उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी उसमें उनसे उनका कुछ लेना देना था, मतलब उनसे कुछ ताल्लुकात वगैरह थे। तो इन सब मामलों के बाद फिर सेंटर ने स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि अपने आप 3 IPS ऑफिसर सेंट्रल डेपुटेशन पे भेज दीजिए। लेकिन यहाँ बट आएगा, लेकिन जयललिता ने इनसे साफ इनकार किया और उन्होंने बोला दूसरे स्टेट के CM को भी कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए, ऐसे तो ये हमारे अधिकारों का हनन कर देंगे इस तरीके से। क्योंकि होता क्या है कि जो आपका जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है वही आपका राइट हैंड होता है, समझ रहे हैं आप? जैसे कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो गए, कैबिनेट सेक्रेटरी हो गए, चीफ सेक्रेटरी हो गए, दीज आर द राइट हैंड ऑफ द पॉलिटिशियन, CMs। इन्हीं के बेसिस पे तो ये सारी रूल्स गवर्नेंस वगैरह बनती रहती है। अगर आप ये इनसे छीन लोगे तो फिर काम कैसे होगा, समझ रहे हैं आप बात? तो इसी वजह से जयललिता और दूसरे अन्य CM जो हैं इनको रिफ्यूज करते रहते हैं। फिर दूसरा केस आया तमिलनाडु में ही 2014 में। इसमें एक IPS ऑफिसर थी अर्चना रामासुंदरम, उनको डेप्यूट किया गया था टू द CBI इन 2014, लेकिन तमिलनाडु गवर्नमेंट ने उनको मना कर दिया कि हम आपको रिलीव नहीं कर सकते, हम आपको रिलीज नहीं कर सकते। और फिर जब उन्होंने जिद की, अर्चना रामासुंदरम ने जिद की, मतलब मैं आपकी बात नहीं मान रही, मैं तो जा रही हूँ CBI पे, तो उन्होंने उनको सस्पेंड भी कर दिया। हालांकि ये सस्पेंशन उनका लगा नहीं था, क्योंकि जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया ना कि ऑल इंडिया सर्विसेज में जो भी ऑफिसर्स होते हैं उन पे जो लॉन्ग टर्म कंट्रोल होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में उन्होंने जाके तब तक CBI ज्वाइन कर ली थी, तो सस्पेंशन उन पे लगा नहीं। उसके बाद फिर वेस्ट बंगाल में ही हुआ 2019 में। होम मिनिस्ट्री ने चीफ सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल को लिखा एक पत्र। उस पत्र में दिया उन्होंने कि हमने जब आपके पास CBI की टीम भेजी थी तो जो TMC, अब देखिए TMC तो पार्टी है, आप CM वगैरह जब बन जाते हैं तो देखिए पार्टी अलग होता है, गवर्नेंस अलग होता है, पॉलिटिकल पार्टी अलग होती है। अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बंगाल में जाके अगर चुनाव रैली कर रहे हैं तो वो एक बतौर PM के तौर पे नहीं कर रहे हैं, वो एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, एक लीडर के रूप में कर रहे हैं, BJP पार्टी के एक लीडर के रूप में कर रहे हैं। क्योंकि बतौर PM वो ऐसा नहीं कर सकते, उनको उनकी इस चीज की गवर्नेंस इनको इजाजत ही नहीं देता, समझ रहे हैं इस बात को आप? तो जब CBI भेजी गई तो जो TMC थी, जो कि पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने धरना ऑर्गेनाइज किया। तो उसमें 5 ऑफिसर्स पे कुछ ब्लेम लगे थे कि ये उस धरने में शामिल थे। तो उस पर एक्शन लेने की बात जो है वो होम मिनिस्ट्री ने की थी और बोला था कि इन सबके मेडल भी उतरवा लो भाई फटाफट। फिर स्टेट गवर्नमेंट का वेस्ट बंगाल की तरफ से मतलब जवाब गया कि ऐसा नहीं है, उनमें से कोई भी धरने पे नहीं था। इस पे बाद में RTI भी फाइल हुई, RTI होम मिनिस्ट्री में फाइल हुई और यानी कि होम मिनिस्ट्री से पूछा गया RTI के जरिए कि क्या उनके मेडल ले लिए गए, तो उन्होंने बोला किसी के मेडल नहीं लिए गए हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे आधार थे जिन पे हमने इल्ज़ाम लगाने थे, मतलब यानी कि कुछ ऐसे तथ्य मिले थे, बाकी साबित कुछ भी नहीं हुए। फिर वेस्ट बंगाल में ही 2020 में हुआ, दिसंबर के महीने की बात है ये, कि सेंटर ने 3 IPS ऑफिसर जो कि सिक्योरिटी के इंचार्ज थे वहाँ पर, जब वहाँ पर जो BJP के जो अध्यक्ष हैं JP नड्डा जी जब वहाँ पे गए थे रैली के लिए, तो उन पर अटैक वगैरह हो गया था। तो 3 IPS अधिकारी जो थे वो उनकी सिक्योरिटी के इंचार्ज थे वहाँ पर, तो उनको सेंट्रल डेपुटेशन के लिए बुलाया गया था। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि भाई हमारे राज्य में वैसे भी IPS अधिकारियों की कमी है,
आप बुला लोगे तो काम कैसे करेंगे हम लोग। तो उन्होंने मना कर दिया, हम रिलीव नहीं करेंगे। तो बाद में फिर सेंटर ने भी ज़्यादा इंसिस्ट नहीं किया कि इन्हें भेजो ही भेजो। लेकिन एक प्रोसेस ये भी होता है, अब जैसे अल्लप्पन बंदोपाध्याय जी के केस में ये बताया जा रहा है कि अब इन्होंने रिफ्यूज तो कर दिया, रिजाइन भी दे दिया, और ये वेस्ट बंगाल के जो सीएम है उनके चीफ एडवाइजर बन गए 3 साल के लिए। लेकिन जो इनको पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलनी थी वो अब नहीं मिलेगी अगर डीओपीटी एक्शन लेती है तो। क्योंकि अगेन मैंने आपको फिर मैं याद दिला रहा हूँ कि ऑल इंडिया सर्विसेज के जो ऑफिसर्स होते हैं उन पे जो लॉन्ग टर्म कंट्रोल होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। तो अगर डीओपीटी ने कुछ इन पे एक्शन लिया, कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया, कमेटी बनी, जांच बैठी, तब तक इनको जो भी इनके रिटायरमेंट के बाद जो बेनिफिट्स वगैरह मिलने वाले थे वो इनको नहीं मिलेंगे। तो ये है सारा मामला। अब बात करते हैं कुछ इतिहास की। अब इतिहास थोड़ा सा समझ लीजिए, हल्का सा समय लेके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो हल्का सा समय बहुत ही है। सबसे पहले जो कैडर पॉलिसी है, अभी जो हाल फिलहाल है कि आप बन गए, आपने एग्जाम क्रैक किया अच्छे से, आप आईएएस अधिकारी के रूप में या आईपीएस अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए हैं, तो सबसे पहले इस चीज़ में जो बात उठी थी वो 1966 से लेके 1977 में थी। पहली जो पॉलिसी आई, फर्स्ट पॉलिसी, कैडर पॉलिसी, और इसको बोला गया लॉटरी सिस्टम, मतलब रोस्टर सिस्टम। ये एक तरीके का लॉटरी सिस्टम होता था। इसमें क्या होता था, इसमें यह होता था बेसिकली कि आपको अगर कोई कैडर चाहिए तो आपको अल्फ़ाबेट के आधार पे मिलेंगे। अल्फ़ाबेट जो है, जैसे कि हमारे पास 28 फिलहाल जो स्टेट्स हैं और 8 यूटीज़ हैं। अगर आप इनका टोटल करें तो 36, तो 36 जो है ये लोकेशंस हैं, कैडर नहीं है, ध्यान रखना है। अब इनको बांटा गया था, तो जैसे मान लीजिए पंजाब है, गुजरात है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बांट दिया गया। तो जैसे मान लीजिए, जैसे मैं कह रहा हूँ के से कर्नाटका है, फिर केरल आएगा, फिर केरल आएगा, इस तरीके से। अब मैं कर्नाटका से हूँ सपोज कीजिए, और मैंने एग्ज़ाम निकाला, और एग्ज़ाम निकालने के बाद मेरा कर्नाटका मुझे चाहिए था। जाहिर सी बात है, हर कोई अपने घर के आसपास ही रहना चाहेगा। बहुत सारे रीजंस होते हैं, हर कोई अपने घर के आसपास रहना चाहता है, अपने पेरेंट्स को देख सकता है, अपने रिलेटिव से मिल सकता है, थोड़ी सी मतलब अच्छे पल। वरना तो आप देखिए, कोई अगर केरला में है उसको आप जम्मू कश्मीर दे दीजिए तो बहुत ही लॉन्ग होता है। फिर काम कर रहे हैं तो काम ही कर रहे हैं, फिर मिल नहीं पाते हैं लोग, दूरियां आ जाती हैं। तो कुछ अपना पर्सनल लाइफ भी होता है, उसे देखना पड़ता है। तो अगर मैं सपोज कीजिए मैं कर्नाटका से हूँ, तो अगर कर्नाटक में मुझे नहीं मिला रोस्टर फॉर्म के जरिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने कर्नाटका भरा था, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से नेक्स्ट अब केरला आएगा। केरला में भी नहीं मिला तो फिर एल से जो स्टार्ट होता है वो आएगा, या फिर के से कोई और स्टेट जो स्टार्ट होता है वो आएगा। तो दिस इज कॉल्ड रोस्टर सिस्टम। एक तरीके से लॉटरी था कि आपकी लॉटरी निकलेगी तो आपको मिलेगा, अदरवाइज तो नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर 1978 में इसको चेंज किया गया, 1978 से 83, और यहां पे लाया गया जोनल प्रेफरेंस पॉलिसी। जोनल प्रेफरेंस पॉलिसी। अब जोनल प्रेफरेंस पॉलिसी क्या थी, जोनल मतलब जोन्स बना दिए गए। अब अल्फाबेटिकल के आधार पे नहीं था, क्योंकि इसमें क्या था, ये तो जुआ था, तो किसी को मिला किसी को नहीं मिला, बहुत लोग हताश होते थे, तो क्रिटिसाइज होने लग गए इस चीज को लेके। काफी सारे स्टूडेंट्स ने मतलब ही जिन्होंने एग्जाम क्रैक किया था उन्होंने क्रिटिसाइज किया। बहुत सारे रेजिग्नेशन देखने को मिल रहे थे। मान लीजिए कि मैं केरल से हूँ, मुझे जम्मू कश्मीर दे दिया गया, या मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, मुझे केरल दे दिया गया। तो बहुत ही मतलब अनइवन बात थी ये, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन था ये। तो इसको देखते हुए फिर काफी क्रिटिसिज्म इसका हुआ, तो एक नई पॉलिसी फिर लानी पड़ी, और वो पॉलिसी थी जोनल प्रेफरेंस पॉलिसी। जोन्स बना दिए गए कि जैसे कुछ एक जोन बना, जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, इसका एक जोन बना दिया गया, तो आप इधर इसमें ही घूमेंगे। अब इसमें हुआ क्या, ये पॉलिसी जो स्टूडेंट्स क्रिटिसाइज कर रहे थे, जो मतलब आईएएस अधिकारी बन चुके थे, उनको बहुत मजा आया इसमें, बोले नहीं नहीं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन क्या था, इंडिविजुअल लेवल के लिए तो ठीक था उनके लिए, लेकिन देश के लिए खराब हो गया था। देश के लिए इसलिए खराब हो गया था कि एक जो नेशनल इंटीग्रेशन है ना, एक भारत श्रेष्ठ भारत, आप समझ रहे हैं, कल्चरल जो होता है एक तरीके से गिव एंड टेक, वो एक तरीके से बंद हो गया। कि अगर मान लीजिए केरल का बंदा अगर पंजाब जा रहा है तो एक कल्चर सीखेगा ना, केरल का बंदा पंजाब का कल्चर जानेगा, पंजाब का बंदा केरल का कल्चर जानेगा। तो एक नेशनल इंटीग्रेशन की जो भावना है, यूनिटी की जो भावना है, वो फिर उजागर होती है। तो वो फिर कहीं ना कहीं छुप गए। तो वापस सरकार को फिर से 1984 में नई कैडर पॉलिसी लानी पड़ी, एलोकेशंस, नई कैडर एलोकेशन पॉलिसी, और ये 2007 तक चली, और ये फिर से था रोस्टर सिस्टम। अब रोस्टर सिस्टम में यह था कि इसमें रोस्टर सिस्टम
पहले वाला ही था, लेकिन इसमें इनसाइडर और आउटसाइडर का कंसेप्ट ला दिया गया, इनसाइडर एंड आउटसाइडर। ठीक है, मान लीजिए मैं कर्नाटक से हूँ और कर्नाटक में 10 ही सीट्स उसमें आई है और वो 10 की 10 सीट फुल हो गई। मेरा जब नंबर आया मेरे से, तो वो 10 सीट ऑलरेडी फिल हो चुकी थी। तो ऑब्वियस सी बात है, अब मुझे कोई दूसरा स्टेट ही लेना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी तो था वही, लेकिन इनसाइडर आउटसाइडर का इसमें लगा दिया गया थोड़ा सा। तो ये काफ़ी लंबा चला, इफेक्टिव भी रहा। उसके बाद फिर दोबारा 2008 से 2016 फिर से एक नई पॉलिसी लाई गई और इसका नाम था प्रेफरेंस सिस्टम। प्रेफरेंस सिस्टम, प्रेफरेंस सिस्टम ये था कि जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप में से कई लोगों ने अगर एनडीए की परीक्षाएं दी हुई हैं, तो उसमें भी आपको लास्ट में इंटरव्यू वाले दिन प्रेफरेंसेस भरने पड़ते हैं कि आपको क्या चाहिए। इस तरीके से अगर आप और भी गवर्नमेंट एग्जाम्स देखेंगे तो उसमें भी प्रेफरेंसेस, या फिर इंजीनियरिंग के लिए जैसे आप जाते हैं काउंसलिंग वगैरह में, तो आपको प्रेफरेंसेस भरनी पड़ती हैं। ठीक इसी तरीके से आपको प्रेफरेंसेस भरनी पड़ेंगी अपने स्टेट्स की। जैसे कि मान लीजिए मैंने अपना जॉब प्रेफरेंस भरा आईएएस और मैंने स्टेट चुना कर्नाटक, तो ये मेरी पहली प्रेफरेंस थी। तो ऐसे प्रेफरेंसेस पे काम चलने लगा। ऊपर से फिर ये भी रास नहीं आया गवर्नमेंट को, तो उन्होंने फिर से 2017 से नई पॉलिसी लेके आए हैं। और जो नई पॉलिसी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, और वो पॉलिसी है ये रही, कैडर पॉलिसी 2017। यूपीएससी की साइट पे इसका डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, 7 पन्नों का है, पढ़ सकते हैं आप। हम इस पर बस थोड़ा सा ही समय लेके बात करेंगे। इसमें फिर से जोनल पॉलिसी बनाई गई और 5 जोन्स क्रिएट कर दिए गए। 5 जोन्स में से जैसे आपके पास 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज हैं, तो 5 जोन में से ये यूटी तो हो गए, 8 के 8 इसी में आ गए। इसमें आप देखिए, इसमें ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्टेट्स कैडर एंड जॉइंट कैडर्स। तो जॉइंट कैडर्स जो है वो आपके पास 2 ही हैं। जॉइंट कैडर्स कितने हैं? 2। और स्टेट कैडर्स कितने हैं? 26। स्टेट कैडर्स हैं 24, नॉट 26। देख लेते हैं। जैसे कि आपके पास ये हो गया, ए से हो गया आपके पास अरुणाचल, गोवा, मिजोरम, अगमुत, अरुणाचल, गोवा, मिजोरम, और ये 8 यूटीज, 8 एंड 3 11, और एक असम मेघालय। तो ये एक कैडर बना, ये दूसरा कैडर बना, समझ रहे हैं? तो 2 ही कैडर आपके पास बने हैं। अब इसमें से आपने ले लिए 8 के 8 यूटीज आपके इधर हो गए साइड, फिर आपके पास 3 और 2 5 स्टेट्स आपके साइड हो गए। ठीक, अब आपके पास कितने स्टेट्स बचे? अब आपके पास बचे 23 स्टेट्स। 28 है ना, एक कम हो गया था, 23 स्टेट्स बचे, तो 23 कार्डन है। तो ये 23 स्टेट्स के नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। हालांकि ये थोड़ा सा मतलब कंट्रोवर्शियल है, ये जम्मू कश्मीर नहीं आएगा, क्योंकि 2017 की पॉलिसी थी ये। तो जम्मू कश्मीर क्योंकि अब स्टेट नहीं रहा, यूटी हो गया है, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा अपने हिसाब से। बाकी जानकारी के लिए इतना बहुत है, सफिशिएंट है कि आप समझ सके कि कैडर पॉलिसी और एलोकेशन किस तरीके से दी जाती है। क्लियर? तो ये था हमारी तरफ से। आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि डेपुटेशन किस तरीके से होता है, क्या क्या झगड़े थे, क्या क्या मसले थे। आगे भी देखते रहेंगे इसमें किस तरीके से किस तरीके का रोल प्ले करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि अभी जो वक्त है उसमें एक समन्वय बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक जो टीम इंडिया का कॉन्सेप्ट लाया गया था 2015 में, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, तो उसको थोड़ा मजबूती देने की ज़रूरत है, ना कि हम इसी चीज़ों में उलझे रहें। कुछ और न्यूज़ क्लिप आपके लिए कि जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा लाइकली टू हेड एनएचआरसी। एनएचआरसी पे हमने आपको 2-3 वीडियो दे रखी हैं, उसको आप पढ़ के आराम से समझ सकते हैं एनएचआरसी क्या है। पॉलिटी में मैंने इसको कवर अप आपको करा दिया गया है, इसको वीडियो को पॉज करके आराम से क्लिप को आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद पॉलिसी शुड बी क्लियर फ्लेक्सिबल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट थोड़ी सी एक्शन में आई है और उन्होंने ये बोला है कि अगर हम आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपकी बुराई कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हम आपके हाथ और मजबूत कर रहे हैं। जस्टिस DY चंद्रचूड़ का ये बहुत ही बेहतरीन स्टेटमेंट है कि अगर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है तो गवर्नमेंट उसको दिल पे ना ले, आपको बताया ही जा रहा है कि आपको क्या पॉलिसी मेकिंग में सुधार करने की जरूरत है, नीतियों में क्या सुधार करने की जरूरत है। ठीक, और ये आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया आर्टिकल। चीन ने अलाउ कर दिया है कि अब जो कपल्स हैं वो 3 बच्चे कर सकते हैं, मतलब हम चीन हमारे 3। तो बेसिक बात यही है। ठीक, चलिए, इकोनॉमी क्रैकर कॉम्बो कोर्स स्टार्ट हो रहा है 8 जुलाई से। फिर से इकोनॉमी का बैच, फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है। बहुत ही बढ़िया कोर्सेज हैं,
खुद को एनरोल कराइए। पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज भी ऑन है, साथ ही साथ करंट अफेयर्स की एनुअल कंपाइलेशन भी आपके लिए रेडी कर दी गई है। हम इसी तरीके से मिलते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।